नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत से बहुत बड़ी खबर यह आई कि एक समय में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रही बीएसपी और आज भी देश के एससी समाज की सबसे बड़ी नेता बहन मायावती ने अपनी पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया। उन्होंने सब पहले तो भतीजे आकाश आनंद को, जो उनके छोटे भाई आनंद के बेटे हैं, आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। बाद में सोशल मीडिया पर आकाश आनंद ने उनके इस फैसले को स्वीकार करते हुए बहुजन समाज के लिए और मूवमेंट के लिए आगे काम करते रहने का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और उसके बाद मायावती ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी कि आकाश आनंद को पार्टी से भी निष्कासित किया जाता है, यानी उन्हें पार्टी से निकाला जाता है। आकाश आनंद, उन्होंने कहा कि पश्चाताप करने के बजाय वो ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसलिए उनको पार्टी से निकाला जाता है। 2 बार आकाश आनंद, जो कि उनके भतीजे हैं, उनको मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और 2 बार उन्हें हटा दिया। तब से ये बात जेर बहस है कि आखिर मायावती के दिमाग में क्या चल रहा है। और बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसने बहुत कम समय में काशीराम के कुशल नेतृत्व में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने का काम उत्तर भारत में किया, अब उसका भविष्य क्या होगा। मायावती ये फैसले इस तरीके के क्यों कर रही हैं? एक बार आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना, फिर उन्हें हटा देना, फिर बनाना, फिर उन्हें हटाना ही नहीं, पार्टी से निकाल देना। इस सब के पीछे वजह क्या है? आखिर मायावती चाहती क्या है? और आकाश आनंद के इतना मान दुलार के बाद आकाश आनंद से उनका दिल इतना टूट क्यों गया? क्या परिवार में जो उतार चढ़ाव, या परिवार में जो खींचतान, या परिवार में जो नाराजगी होती या हो रही है, उसका असर पॉलिटिकल या राजनीतिक जीवन पर भी पड़ना चाहिए? बहुत लोग ये मानते हैं कि मायावती के घर में इस तरह का उनका रवैया रहता है कि उसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। घर के लोगों के साथ भी उनका व्यवहार अनप्रेडिक्टेबल रहता है। बहुत लोग जो करीबी हैं वो मानते हैं। हम लोग जो बाहर से देखते हैं और आप जो देख रहे, उसमें पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से उनके व्यवहार में बड़ा उतार चढ़ाव जल्दी आता है और वो एक समान और स्थिर नहीं रहता। मायावती किसी पे खुश हो जाए, उसे कुछ भी बना सकती हैं, और अगर नाराज हो जाए तो उसे कहीं पाताल में भी अपनी पार्टी में जगह नहीं दे सकती। मुझे याद है 2003 के आसपास, 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले, जब ताज कॉरिडोर का मामला था, उसके बाद मायावती यहाँ हुमायूं रोड में रहती थी। उस समय अपनी बीमारी हालत में काशीराम जी भी उस घर में रहते थे, उनकी देखभाल करती थी। सीबीआई की रेड पड़ी थी और सुबह सुबह रेड पड़ी थी। उस समय राशिद अल्वी बीएसपी के लोकसभा सांसद थे अमरोहा से। सबसे पहले रेड की जानकारी होते हुए वो पहुंचे। उसके बाद मीडिया वालों को सूचित किया गया सीबीआई की रेड पड़ी है। कभी सीबीआई की तरफ से भी, कुछ बीएसपी की तरफ से भी जब जानकारी मिली तो बहुत सारे चैनल के, चूँकि वो मुख्यमंत्री पद से हटी थी और उनके ताज़ा रिश्ते बीजेपी से ख़राब हुए थे और देश में आसन्न लोकसभा चुनाव थे, तो इसलिए सब लोग दौड़ते कैमरा माइक लेके भागे। मैं भी उसमें ईटीवी का रिपोर्टर था, मैं भी कैमरा माइक लेकर के सुबह सुबह पहुंचा था और उस हुमायूं रोड बंगले में, शायद बंगला नंबर 9 था, लास्ट में जाकर के दाहिने साइड में है। मायावती ने उस बंगले, राशिद अल्वी ने सारे मीडिया वालों, कैमरा वालों को बुलाया और मायावती के घर में अंदर ले जाकर के वो दिखाए कि देखिए कमरे में कुछ भी नहीं मिला, मायावती के घर में कुछ भी नहीं है, कितनी सिंपल तरीके से रहती है। ये देखिए कबर्ड खोल दिया, ये देखिए सोफा इधर किया, ये देखिए बेड से गद्दा हटा दिया, बेड के अंदर देख लिया। ये पूरा घर का मुआयना उन्होंने 2003 में कराया। मायावती उन दिनों राशिद अल्वी पर बहुत भरोसा करते थे। देश में बहुत कम ही नेता ऐसे हुए जो बीएसपी के बिहाफ पर लगातार बाइट देते हो पार्टी के तरफ से, पार्टी का अधिकृत व्यू, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो मायावती के अलग।
ऐसा रुतबा उस समय राशिद अल्वी का था, बाद में सतीश चंद्र मिश्रा का भी हुआ। और सतीश चंद्र मिश्रा एकमात्र व्यक्ति हैं मेरे देखने में जो पिछले 20-21 वर्षों से मुझे अभी भी याद है जब वो महासचिव बने थे, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सुधीर गोयल उस वक्त मीडिया से रूबरू हुआ करते थे और हम लोग का परिचय कराते उन्होंने कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी लखनऊ हाई कोर्ट के एडवोकेट है, पार्टी में आए हैं, बहन जी ने इन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया। नीले रंग का सफारी सूट पहनकर सतीश चंद्र मिश्रा जी आए थे दिल्ली में, और रकाबगंज वाले रोड पर पार्टी का जो ऑफिस है उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। लेकिन तब से लेके आज तक थोड़ा उतार चढ़ाव भले आया हो, वो भी देखने में लगता नहीं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा एकमात्र व्यक्ति है जो मायावती के करीब रहे, उनका विश्वास अर्जित किया, राज्यसभा गए, उनको बहुत उनका कहा मायावती ने अक्सर माना। उसकी एक वजह, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी और मायावती में आने से पहले एक अच्छे बैकग्राउंड के, एक अच्छे पढ़ाई लिखाई और एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर, अच्छे वकील के तौर पर अपनी धाक जमा चुके थे और वो एक अच्छे पारिवारिक बैकग्राउंड से भी आते हैं। बाकी जो नेता बीएसपी में थे जिनको मायावती ने समय समय पर ठिकाने लगाया या ऊपर पहुंचाया, वो सारे लोग काशीराम की उपज थे, काशीराम की पैदाइश थे, काशीराम ने उनको नर्चर किया था, काशीराम ने उन्हें ग्रूम किया था, मायावती ने उन्हें आगे बढ़ाया था। उनका सारा करियर एकदम जमीन से आसमान तक उठाने का काम उन नेताओं ने किया था। सतीश चंद्र मिश्रा का बैकग्राउंड थोड़ा अलग था, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, और उनके वकालत के, उनके पेशे की, उनकी विद्वत्ता की हमेशा मान रखा मायावती। बहरहाल ये पीछे की बात जाने की नहीं, बात अभी आकाश आनंद की है। देखिए, जितना मैं जानता हूँ, मैंने वो दिन भी देखा है कि आकाश के छोटे बेटे जब पैदा हुए थे नोएडा में, तो मायावती उनको देखने के लिए आई थी। उस वक्त भी हम लोग गए थे क्योंकि बीएसपी शुरुआती दौर में मेरी बीट थी। आकाश के पिता आनंद को मायावती अपने परिवार में सबसे ज़्यादा मानती है, सबसे ज़्यादा उनकी बात को भी मानती है। सबसे ज़्यादा बीएसपी की गवर्नमेंट के दौरान अगर किसी की परिवार में चलती थी तो वो आनंद की ही चलती थी। ये सारे लोग जो सरकार सत्ता और गलियारों में, सत्ता के गलियारों में घूमते हैं, और जो लोग नोएडा और गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास के इलाकों के हैं और सरकारों के कामकाज के तरीकों से भली भांति परिचित है, वो मानते होंगे कि मायावती की सरकार के दौरान आनंद कितने ताकतवर थे। आकाश आनंद उनके बेटे हैं। मुझे लगता है जब मायावती दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी तब आकाश आनंद पैदा हुए थे। मायावती जब फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो आकाश आनंद मुश्किल से 12-14 साल के एक लड़के के तौर पर थे। वो पद से हट गई तो भी आकाश आनंद की उम्र 17 साल होगी। तो वो जो फेज है उसमें केवल सत्ता का सुख आकाश आनंद ने देखा, अपनी बुआ का पावर देखा। वो मैच्योरिटी उनके अंदर पॉलिटिकल बाद में आई। बहुत अच्छी जगह से पढ़े लिखे हैं आकाश आनंद, समझदार भी बहुत है, बोलने का उनका तरीका भी बहुत है, और बीएसपी के भविष्य भी वही है, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मायावती उनसे नाराज हुई, और ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद के साथ ऐसा, उसके 2-3-4 कारण मैं आपको बता देता हूं जो मुझे पता चला। सबसे पहला कारण तो यह है कि आकाश आनंद के ससुर जो अशोक सिद्धार्थ हैं, ये अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है, 2-3 साल पहले ही। तो ये फैसला मायावती का था अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से शादी करने का। प्रज्ञा ही नाम है शायद, आकाश आनंद की शादी हो, ये फैसला पूरे तौर पर मायावती का लिया हुआ था, बहन जी का लिया हुआ था। अशोक सिद्धार्थ को उन्होंने एमएलसी बनाया था, राज्यसभा बनाया था, और उनके करीबी थे। और आकाश आनंद की शादी, उनके भतीजे की शादी उनकी बेटी से हो, ये तय किया था मायावती। अच्छा, अशोक सिद्धार्थ पहले भी बीएसपी में मायावती के करीब थे, तो बहुत लोग मायावती के करीब रहने वाले लोग अशोक सिद्धार्थ को पसंद नहीं करते थे। अशोक सिद्धार्थ की आकाश आनंद से जब के दामाद, अशोक सिद्धार्थ के दामाद जब आकाश आनंद बने, तो बीएसपी का एक धड़ा जो मायावती के बहन जी के करीब है, उसे लगा कि पार्टी पर पूरा कब्जा अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद का हो जाएगा और बहन जी का से या हम लोगों का पार्टी में दबदबा कम होगा।
उसी के साथ अशोक सिद्धार्थ को समय समय पर अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ बहन जी को कान भरने वाले लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। अशोक सिद्धार्थ के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि बहन जी के उत्तराधिकारी से मेरी बेटी की शादी हो गई है और अब वो पार्टी के अंदर एक डिसीजन मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। और आकाश आनंद को भी उन्होंने पॉलिटिकली राय देना शुरू किया। इसमें कोई दो राय नहीं, देखिए दामाद और ससुर का रिश्ता है, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी। मायावती इतनी सहज न अपने भाई के लिए उपलब्ध है, न अपने भतीजे के लिए उपलब्ध है, न परिवार में किसी सदस्य के लिए उपलब्ध है, न पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतनी सहजता से उपलब्ध है। उनकी अपनी एक डिसिप्लिन है, उनका अपना एक तरीका है और काम करने का। मायावती वो कभी आज तक चट्टी चौराहों पर संगोष्ठी और सम्मेलन और विचार संगोष्ठी और कार्यकर्ता सम्मेलन या शहरों के दौरे करती हो या जिलों के दौरे करती हो या पार्टी कार्यकर्ताओं के शादी विवाह निमंत्रण 13वीं में बहुत फ्रिक्वेंटली शामिल होती हो, ऐसा नहीं है। लखनऊ दिल्ली में अगर शादी है तो वो चली जाएं बहुत करीबी के यहाँ, तो बहुत बड़ी बात है। अन्यथा आपने उन्हें कभी राष्ट्रपति से, कभी प्रधानमंत्री से, कभी मुख्यमंत्री से, कभी राज्यपाल से मिलते देखा नहीं होगा। इस तरह की चीज़ों में वो बहुत यकीन नहीं करती हैं। बहुत उनके बारे में मैंने पढ़ा भी है और बहुत दिन से मैं बीएसपी को देखता हूँ। तो मायावती पहली बात तो ये है कि वो इतना नज़दीक किसी को फटकने नहीं देती और कभी भी बीएसपी के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग और किसी को ये गलतफहमी हो जाए कि बीएसपी के फैसले वो कर सकता है तो उसका पर 1 मिनट में कतर सकती है। काशीराम ने एक टीम बनाई, एक टीम जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, गांधी आज़ाद, बलिहारी बाबू, बहुत बड़ी टीम बनाई। आर.के. चौधरी, स्वामी प्रसाद, कितना नाम लूं, स्वामी प्रसाद मौर्य, हर उत्तर प्रदेश के हर कोने से अलग अलग जातियों के नेताओं को, आपको मालूम ओम प्रकाश राजभर भी काशीराम के ही नर्चर किए हुए, ग्रूम किए हुए नेता है। दारा सिंह चौहान, जितने आप माइनस यादव बैकवर्ड चेहरे आज की उत्तर प्रदेश की राजनीति में ताकतवर देख रहे होंगे, उसमें ज्यादातर को काशीराम जी ने आगे किया। और इन नेताओं को आगे करने के साथ साथ मायावती को एज ए लीडर ग्रूम किया। और इसके बाद बीएसपी एक ऐसी बड़ी पार्टी बनी कि काशीराम के निधन के बाद भी मायावती ने उस टीम और उनके दिशा निर्देशों, उनके सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसा सामाजिक समीकरण बनाया जिसमें 1985 के बाद सीधे 2007 में, यानी कि 22 सालों के बाद, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कोई पार्टी कामयाब हुई तो मायावती हुई। और 5 सालों के उनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उनके शासन को लेकर और बहुजन समाज के काम को लेकर उनकी बहुत तारीफ मानी गई। लेकिन वही जनेश्वर मिश्रा जो कहते हैं कि जाति आधारित राजनीति करने वाले लोग पैसे, परिवार से ऊपर उठ नहीं पाते, अन्यथा वो इस देश में लोकतांत्रिक क्रांति कर देते। मायावती पर ये पूरा लागू होता है। बादलपुर में इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा हेलीपैड, नोएडा में पार्क तो चलिए ठीक है, लेकिन जो नोएडा, दिल्ली, लखनऊ में अपने आलीशान महल नुमा घर, ऑफिसेज, ये सब जो 5 साल के भीतर बनवाया, धीरे धीरे होता क्या, देखिए अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन छेड़ा, अपने को आम आदमी बताया, लेकिन जो एक चीज सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल का नुकसान करके गई, जो 2-3% वोट उनका बीजेपी से कम हुआ, वो था शीश महल। किसी भी आदमी, उनके पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, आम आदमी या किसी भी आदमी को इस बात का डिफेंस नहीं था कि जो आदमी कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, वो 58 करोड़ 55 करोड़ रुपए का घर रेनोवेट कराएगा, ये सोच के कि इसकी निजी जागीर है और जब तक जिंदा रहेगा वो इसी में रहेगा। तो ये जनतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक मायावती के साथ भी यही हुआ। उन्होंने इन चीज़ों पर इतना ध्यान दिया, नहीं तो यकीन मानिए 2007 की मायावती की सरकार जिस तरीके की थी, अगर उन्होंने पूरे तौर पर अपने आप को राष्ट्रीय नेता बनने की दिशा में काम किया होता, तो अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मायावती को सिर्फ 50 सीटों की जरूरत थी और ये 50 सीट वो कभी भी कैसे भी हासिल कर सकती थी। उत्तर प्रदेश में ही उनकी सियासी भूमि बहुत बड़ी हो गई थी। लेकिन उनके काम करने का तरीका, उनका व्यवहार, उनका बालमन जैसा
फैसला लेना, कभी किसी से बहुत, वो कहते हैं ना, तुरंत खुश तुरंत नाराज। ये फैसलों से आज की तारीख में न बाबू सिंह कुशवाहा उनके साथ है, न स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ हैं, न दारा सिंह चौहान उनके साथ है, आर के चौधरी बहुत पहले के चले गए। जितने भी आप नाम जानते हैं बीएसपी के, गांधी, आज़ाद, बलिया, जो बहुत सारे लोग जो संस्थापक सदस्यों में थे वो मायावती से दूर हो गए। बहुत को उन्होंने कर दिया, और बहुत खास तौर पर मैं जानता हूं 2 सांसदों के बारे में राज्यसभा, जिन्होंने मायावती को ये राय दी कि महन जी ये फैसला आपका गलत हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। बस उसी दिन उनकी पार्टी से विदाई हो गई। मैंने राशिद अल्वी के बारे में आपको जो किस्सा बताया, मैंने उसी वक्त निकलते वक्त, मेरा एक दोस्त है रोहित माथुर, वो मीडिया में था, अब अपना एविएशन में और दूसरी, मैंने उसी वक्त इस बात की तस्दीक, अगर ये वीडियो वो देख रहा होगा तो वो जरूर करेगा, उसी वक्त हम लोग वहाँ से निकले और शास्त्री भवन की चाय की दुकान पर मैंने उससे कहा कि देखो रोहित, राशिद अल्वी का अब आज के बाद बीएसपी में पराभव शुरू होगा। उसने कहा यार ये तो इतना ताकतवर आदमी है, हमेशा यही बाइट देते, ये करते। मैंने कहा देख लेना तुम, और हुआ वही, राशिद अल्वी को पार्टी से निकाल दिया गया। बहरहाल तो पहले उनको सस्पेंड हुआ, फिर पार्टी से निकल गए, फिर वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। मायावती का ये जो काम मैंने आपको बताया, सुधीर गोयल दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, काशीराम उनको बहुत मानते थे। सुधीर गोयल ने काशीराम की बहुत सेवा की, दिल्ली में उनके रहने खाने का इंतज़ाम, बहुत कुछ सुधीर गोयल ने किया। अभी एक दिन मैं एम्स जा रहा था, उनकी बहन मुझे मिल गई, शायद ये वीडियो देखेंगे तो वो हमारी बातचीत का वो होगा। सुधीर गोयल को बहन जी ने काशीराम के निधन के बाद कुछ दिन तक रखा, वो मिनिस्टर बने, उनको मिनिस्टर भी बनाया, एमएलसी भी बनाया। फिर उनके साथ क्या किया अब कहने वाली बात नहीं है, बीएसपी के सारे लोग जानते हैं। तो वही चीज जो आज तक दूसरों के साथ करती थी मायावती, उन्होंने अपने भतीजे के साथ भी कर दिया। और मैं आपको आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि बीएसपी का भविष्य आकाश आनंद है। आज नहीं तो कल बहन जी आकाश आनंद के हाथों में ही बागडोर देंगी, लेकिन फिलहाल वो बहुत नाराज हैं। नाराजगी की वजह यह है, 3 बड़ी वजह जो मुझे पता चली, वो ये अभी पीछे 3 बार मुझे जो बताया गया, मेरी जो जानकारी सूत्रों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अक्सर से आकाश आनंद अपनी पत्नी के साथ मायावती से मिलने जब वो दिल्ली आती हैं जाते हैं। मुझे बताया गया पिछले 3 बार वो गए, उन्होंने पैर छुआ, मायावती ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो नाराजगी उनकी दिखती चेहरे पर, और वो चेहरे पर नाराजगी कभी छुपाने की कोशिश नहीं करती। आकाश आनंद को लग गया था कि बुआ नाराज है, और इसका असर पारिवारिक लाइफ में जो पड़ेगा, घर के जो माहौल में पड़ेगा। अब मेरा कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ वो फैसला लेंगी। और हुआ ये था कि अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी अभी पिछले महीने थी, और उन्होंने, अशोक सिद्धार्थ ने अपने बेटे की, मैं जो जानकारी बता रहा हूं वो सूत्रों के हिसाब से बता रहा हूं, तो इसलिए जो मुझे पता चला वो मैं आपको बता रहा हूं। पता ये चला कि अशोक सिद्धार्थ ने अपने बेटे की शादी तय की, वो भी कोई बीएसपी के ही नेता उनसे तय की, और इस बात की जानकारी या इस बात की परमिशन बहन मायावती से उन्होंने नहीं ली। यह धृष्टता उन्होंने की। जब आपने आकाश आनंद की शादी हो चुकी है तो आपको अपने घर का, अपने रिश्तेदारी का सारा फैसला बहन जी से लेके पूछना चाहिए, क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट नहीं है। आप जिसके यहाँ रिश्तेदारी करेंगे वो भी बहन जी का रिश्तेदार डायरेक्ट होगा। बहन जी के दिमाग में ये बात थी। अशोक सिद्धार्थ ने शायद अब उनके घर का लड़की लड़के का क्या मामला था, एक पिता के तौर पर उन्होंने शादी जहाँ तय की, शादी तय हुई, इससे बहुत ज़्यादा भड़क गई बहन जी, ऐसा मुझे जानकारी मिली सूत्रों के हिसाब से। वो नाराज हुई इसलिए कि वो अशोक सिद्धार्थ को भी पेरेंट की तरह, अभिभावक की तरह अपने को देखती थी, और दूसरे ये बात था कि वो आकाश आनंद के ससुर है, तो बहन जी से सीधे उस घर का रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो हर वो रिश्ता जो उस घर से जुड़ेगा उसकी जानकारी बहन जी को पहले होनी चाहिए थी। अशोक सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया। मुझे पता चला कि आकाश आनंद को उस शादी में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता था कि बुआ नाराज है। बावजूद उसके, चूंकि उनके साले की शादी है, अब उनके साथ सामने भी धर्म संकट है, बीवी के भाई की शादी है, तो उस शादी में वो शिरकत की। हालिया घटनाक्रम गुस्सा होने का सबसे ज़्यादा यही था कि बहन जी के नाराज़गी के बावजूद
आकाश आनंद अपने ससुर के घर अपने साले की शादी में शरीक हो। लेकिन इससे पहले वैसे इन सब चीज़ों से राजनीतिक फैसलों पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन यहीं पर मायावती और मुलायम सिंह में अंतर पैदा होता है। मुलायम सिंह यादव बहुत दिनों तक अखिलेश यादव के राजनीतिक क्रियाकलापों से, सार्वजनिक क्रियाकलापों से बहुत खुश नहीं रहते थे, लेकिन जब उन्हें फैसला करने का वक्त आया तब उन्होंने चुपके से अखिलेश यादव को आगे कर दिया। जब विरोध हुआ तो वो विरोध में भी शामिल हो गए। ऐसा लगा जैसे वो चाहते ही नहीं थे कि अखिलेश यादव पार्टी की कमान संभाले। और ये सब कब हुआ? 2016 में। मुख्यमंत्री बनाने का फैसला तो मुलायम सिंह यादव का था। मुख्यमंत्री 2012 में मुलायम सिंह यादव न चाहते तो अखिलेश यादव नहीं बनते, लेकिन पार्टी भी अखिलेश यादव को दे दी जाए, उनके वास्तविक उत्तराधिकारी अखिलेश यादव हो, उसको इतना स्मूथली मुलायम सिंह ने नहीं दिया। लेकिन वो न चाहते तो वो मिलता भी नहीं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद पूरी पार्टी अखिलेश यादव को दी 5 साल का मुख्यमंत्री। आपको राजनीतिक उत्तराधिकार तय करना पड़ेगा। बीएसपी का कोई भी आदमी अगर सियासी उत्तराधिकारी बनेगा जो मायावती के परिवार का नहीं होगा तो फिर इस पार्टी को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो मायावती के खिलाफ, जो मायावती से इस देश का एससी अटैच्ड है भावनात्मक रूप से, उनके संघर्ष से, उनकी सरकारों के कामकाज से, बहुजन समाज के प्रति उनके कमिटमेंट से, वो इस वक्त बहुत द्रवित, बहुत बेचैन सा जरूर है कि बहन जी क्या कर रही हैं, हमारी पार्टी का क्या हो रहा है। अब बहुत जगहों पे तो ये है कि हम वोट तो देते हैं, वोट कहीं और चला जाता है, लेकिन अगर किसी दूसरे के हाथ में ये कमान जाएगी तो ये पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि आकाश आनंद के पास ही ये पार्टी आएगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, बातचीत में बहुत सॉफ्ट भी हैं, आने वाले दिनों के आज के यंग जनरेशन के हिसाब से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सारी चीज़ों पर उनका ज्ञान है। और मायावती अपने समय की राजनीति के हिसाब से इस समय की राजनीति को देख रही हैं। ये एक गलत उनका अप्रोच मैं मानता हूं कि हो सकता है, क्योंकि अभी भी वो उसी माइंडसेट में रह रही हैं जिसमें वो मुख्यमंत्री बनी थी। समय काल परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। बहन जी को यह फैसला लेना, अब आप 90 के दशक में, 2000 के दशक में, जब तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी का ये उभार जो हिंदुत्व और जातिवाद के कॉकटेल से बना हुआ है, ये उभार जब तक नहीं हुआ था तब तक मायावती और काशीराम, नागनाथ और सांपनाथ कांग्रेस बीजेपी को कहते थे तो बात समझ में आती थी। लेकिन आज की तारीख में आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को एक तराजू पर तौलकर राजनीति नहीं कर पाएंगे। आपको किसी एक के साथ जाना होगा या आपको जरूरत से ज्यादा ताकतवर होना होगा। दोनों के साथ अगर आपने बराबरी का द्वेष या बराबरी की दूरी रखी तो राजनीतिक तौर पर आपका नुकसान तय है। शायद बहन मायावती इस जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रही, तभी बिजनौर, सहारनपुर, ये सब इलाके ऐसे थे, देखिए वो एक नगीना, ये सब लोकसभा सीटों में बीएसपी मतलब चंद्रशेखर आजाद 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और बीएसपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा सोचना आज के 10 साल पहले असंभव था। लेकिन अब ऐसा हो रहा। वजह साफ है, बहन जी जमीन पर नहीं है। बहन जी लखनऊ और दिल्ली के ऐसे घरों में रहती हैं जहां बीएसपी का सामान्य कार्यकर्ता या बीएसपी के सामान्य लोग मिल नहीं सकते हैं। अब वो उस तरह की राजनीति करने के दिन चले गए। या तो आपका कार्डर बेस्ड उस तरीके से पूरा बनता, वो भी नहीं है। कब कौन कोऑर्डिनेटर, कहाँ का मंडल कोऑर्डिनेटर बदल जाए, वहाँ का कोऑर्डिनेटर बदल जाए, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर बदलने में तो 1 मिनट लग ही नहीं रहा, वो सिस्टम भी नहीं। तो अभी फिलहाल की नाराजगी की दूसरी वजह यह है कि दिल्ली के चुनाव में भी आकाश आनंद सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। वो अपने तरीके से टिकटों का बंटवारा करना चाहते। सूत्रों के मुताबिक वहाँ भी मायावती ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए और उनको 4 सभाओं तक सीमित कर दिया। ठीक इसी तरह हरियाणा के चुनाव में आकाश आनंद इनेलो से गठबंधन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि इनेलो से गठबंधन हो। बावजूद इसके गठबंधन हुआ, मायावती का ये फैसला था।
उन्होंने हरियाणा के चुनाव में भी एक बयान ऐसे दे दिए जिससे मायावती को लगा कि ये अथॉरिटी दिखा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2027 के इलेक्शन को लेकर भी आकाश आनंद एक दूसरी रणनीति बहन जी के साथ चाहते थे कि दूसरी रणनीति पर काम हो। बीएसपी अकेले दम पर या बिना किसी गठबंधन के या बिना किसी राजनीतिक दल से बातचीत करके कैसे लड़ पाएगी, इस पर एक विस्तृत चर्चा हो। लेकिन मायावती जो कि 24 घंटे सियासी समीकरण सोचते समझते रहती हैं, आनंद उनके सामने, आकाश आनंद उनके सामने बच्चे हैं। उन्होंने जबान खोली या अपनी इच्छा प्रकट की, यही उनके लिए फिलहाल की नाराजगी का बहुत बड़ा कारण बना है। लेकिन मैं मायावती के स्वभाव को जानते हुए इस वीडियो के अंत में सिर्फ एक बात ये कहते हुए ख़त्म करूंगा कि आकाश आनंद ही बीएसपी के भविष्य है। भले मायावती ने कहा कि जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, लेकिन बीएसपी के भविष्य आकाश आनंद ही है। और मायावती के घर से अलग किसी के पास उत्तराधिकार जाएगा तो फिर बीएसपी का हाल क्या हो सकता है, ये कहने वाली बात, वो देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल उनकी नाराज़गी की यही 3 बड़ी वजह मुझे पता चली है। मैंने सोचा और जो अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ और गुटबाजी वाले लोग हैं, सुना उन्होंने मायावती से ये कहा कि आकाश आनंद एक नई पार्टी, अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं और वो आपके बहुत फैसलों से असहमत। हम मायावती इस बात से नाराज़ हो गई। अब मुझे इससे बचकानी कोई बात लगती नहीं। आकाश आनंद की उम्र कुल मिला के जुमा 30 साल है। आकाश आनंद आज तक पार्षद का चुनाव नहीं जीते, आज तक वो विधायक एमएलए नहीं बने। आकाश आनंद अभी पूरे तौर पर बीएसपी के पूरे काडर या वोटरों का उनका चेहरा तक नहीं पता है। उनकी सिर्फ और सिर्फ यही पहचान है कि वो बहन जी के भतीजे हैं। अभी अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद में निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई ऐसी ताकत है जिससे वो पार्टी क्या कोई फोरम भी बना सके। बनाने के लिए 1000 पार्टियां यहाँ घूम रही हैं। मायावती से हट करके आकाश आनंद का कोई अस्तित्व नहीं है। बसपा के कमजोर होने से आकाश आनंद कमजोर होंगे, आकाश आनंद के कमजोर होने से बसपा कमजोर हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। जब तक बहन जी है तब तक सब कुछ उनके पास है। लेकिन आकाश आनंद का भविष्य बीएसपी में है। आकाश आनंद तभी कमजोर होंगे जब बहन जी उनके ऊपर निगाह नहीं रखेंगी। लेकिन आकाश आनंद बीएसपी से बड़े या मायावती के रहते वो कोई पार्टी बना ले, उनको कोई पूछे, इसमें कोई दम नहीं है। ये कहने वाली बात है। मैंने कहा ना कि बहन जी किसी भी बात पे नाराज हो जाती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ऑफेंसिव रहती हैं। जिस चीज़ से अगर उनको आप नाराज करना चाहेंगे, हो सकता है वो पलट के उससे भी, जिस फैसले पर आप सवाल उठाएंगे उस फैसले से भी और उल्टा फैसला वो कर देंगी अगर उनके दिमाग में। और उसके पीछे बहुत सारे कारण है। मैं आपको अपनी लाइब्रेरी में किताब है 2, ये भी दिखाता हूँ। अगर आप ये 2 किताबें पढ़ेंगे, ये 2 किताबें पढ़ेंगे, मेरे संघर्ष में जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफ़रनामा, मेरे पास 2 है, ये दोनों मैंने पढ़ी है, तो भी आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि मायावती के इस रिएक्शनरी स्वभाव की वजह क्या है और उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष और ज़मीन पर उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है। इसीलिए शायद वो इतनी रफ या तनी हुई रहती है। ये 2 किताबों में ऐसे बहुत वाक्यों का जिक्र है। अभी काशीराम जी का जन्मदिन आ रहा है, उस दिन कुछ नए किस्से सुनाऊंगा और काशीराम और मायावती किस तरह से बहुजन मूवमेंट को आगे ले गए, ये कहानी भी सुनाऊंगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।